Hello students, how are you all? This is Harvinder Kaur and I am your business teacher. So today in this lecture we are going to understand about the type of insurance. Is that clear? पहला आपका टाइप है कौन सा? लाइफ इंश्योरेंस। इसमें हमें बहुत चीज़ें पढ़नी है कि किस किस टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस होता है, जनरल इंश्योरेंस होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस भी आपके 3 टाइप्स के होते हैं, मराइन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और अदर टाइप के कुछ इंश्योरेंस होते हैं। लेकिन इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है। वेरियस टाइप ऑफ इंश्योरेंस exist by virtue of practice of insurance companies and the influence of legal enactments controlling the insurance business. Broadly speaking, insurance will be classified as follows. सबसे पहला है हमारा लाइफ इंश्योरेंस on page number 91. Since the life itself is uncertain, all individuals try to assure themselves of certain sum of money in the future to take care of unforeseen events or happenings. हमको सबको पता है जो हमारी लाइफ है बिल्कुल क्या है, अनसर्टेन है। हमें नहीं पता आज क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। वी डोंट नो एनीथिंग। तो इसी लाइफ को कवर करने के लिए हम क्या कराते हैं? इंश्योरेंस कराते हैं। Individual in the course of their life are always exposed to some kind of risk. ठीक है। इंडिविजुअल में पूरा उनकी जो ड्यूरेशन होती है लाइफ की, उसमें कहीं ना कहीं रिस्क क्या होती है? रिस्क प्रेजेंट होती है। The risk may be of an event with certain, that is death. कहीं बार डेथ भी हो जाती है, कहीं बार डिसेबिलिटी भी हो जाती है, कई तरह की बीमारियां, कई तरीके की सिचुएशन हमारे साथ हो सकती हैं। In that case, what will happen to the other members of the family who are dependent on a particular individual income? तो उस केस में क्या होगा? मान लीजिए हमारे कोई जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, उसकी डेथ हो जाए, तो उसके जो बाद उसके जितने डिपेंडेंट्स हैं उन बेचारों को क्या होगा? जो उस बंदे पे सब लोग डिपेंड थे, उसकी इनकम पे सब लोग डिपेंड थे, उसकी डेथ होने के बाद उनके डिपेंडेंट्स का क्या होगा? ठीक है। सो the other risk may be living too long in which an individual may become too old to earn that is retirement. कई बार क्या होता है, हम मान लीजिए डेथ के अलावा भी कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि हम मान लीजिए हम बहुत बूढ़े हो गए हैं, हमारा टाइम ऐसा आ चुका है जब हम कमा नहीं सकते हैं। ठीक है। तो उस टाइम पे जैसे रिटायरमेंट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे फिर? ठीक है। ये भी एक काइंड की रिस्क है। इन दिस केस ऑल्सो द अर्निंग्स विल डिक्लाइन और एंड। ठीक है। रिटायरमेंट हो जाएगा तो आप इतना काम नहीं कर पाएंगे जितना पहले कर पाते थे। ठीक है। आपकी इनकम कम हो जाएगी। अंडर सच सर्कमस्टांसेस इंडिविजुअल सीक प्रोटेक्शन अगेंस्ट दीज रिस्क एंड लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ऑफर प्रोटेक्शन अगेंस्ट सच रिस्क। ठीक है। इसी इन सब सिचुएशन को देख के ही जो इंडिविजुअल है वो क्या चाहता है? प्रोटेक्शन चाहता है इन सब रिस्क से। ठीक है। इसलिए जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी होती है वो ऑफर करती है, प्रोटेक्शन करती है कि भाई आप इन सब रिस्क को आपको इन सब रिस्क को प्रोटेक्ट करा जा सकता है बाय द इंश्योरेंस। ठीक है। A life insurance policy was introduced as a protection against the uncertainty of life. ठीक है। इसलिए इसको लाइफ इंश्योरेंस को इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है एज अ प्रोटेक्शन देने के लिए। किससे? अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ। हमें नहीं पता हमारी कितनी जिंदगी है, हम कब तक जिएंगे, हमें कुछ नहीं पता, इसलिए हमें प्रोटेक्शन दिया जाता है इसके अगेंस्ट में। इज दैट क्लियर? But gradually its scope has widened and there are various type of insurance policy available to suit the requirements of an इंडिविजुअल। भाई कई डिफरेंट टाइप्स की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज भी होती है जो हमारी डिपेंड करता है कि हम किस टाइप की इंश्योरेंस पॉलिसीज को लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस भी होता है, हेल्थ एंड मेडिकल इंश्योरेंस भी होता है, एन्युटी इंश्योरेंस भी होता है, लाइफ इंश्योरेंस प्रॉपर भी होता है। इसके बारे में हम डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। इज दैट क्लियर? Life insurance may be defined as a contract in which the insurer, in consideration of certain premium, either in lump sum or by other periodical payment, agrees to pay to the assured or to the person for whose benefit the policy is taken the assured sum of money on the happening of a specific event contingent on the human life or at the expiry of certain period. इसलिए जो लाइफ इंश्योरेंस एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें इंश्योरर दैट इज इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? इंश्योरेंस करती है दूसरे पर्सन का। ठीक है। जो उस पॉलिसी को लेना चाहता है फॉर अ सर्टेन सम ऑफ मनी, जिसको हम कहते हैं प्रीमियम। ठीक है। प्रीमियम या तो पीरियोडिकल पेमेंट करो या फिर उसका इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करो या
एनुअली पेमेंट करो, ठीक है। एक सर्टेन सम ऑफ मनी होता है जो कि जो पर्सन इंश्योरेंस कराता है उसको इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ता है, ठीक है। और उसके बदले में क्या होता है, उसको इंश्योरेंस कंपनी अश्योरेंस देती है कि आपसे आप क्या है प्रोटेक्ट है, कोई भी रिस्क होती है तो आपको इंश्योरेंस कंपनी उस टाइम पे क्लेम देगी, ठीक है। Thus the insurance company undertakes to assure the life of a person and exchange for a sum of money called premium, ठीक है। तो उनको उसके अगेंस्ट में क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है, तो उसको बदले में क्या पे करना पड़ता है, प्रीमियम पे करना पड़ता है। This premium may be paid in one lump sum or periodically, that is monthly, quarterly, half year, yearly, ठीक है। जो प्रीमियम हम पे करते हैं या तो मंथली करो या क्वार्टरली करो या हाफ ईयरली करो या फिर एनुअली भी आप पे कर सकते हैं। At the same time, the company promises to pay a certain sum of money either on the death of a person or and is attaining a certain age, ठीक है। उसके बदले में, प्रीमियम के बदले में इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रॉमिस करती है कि वो जब भी आपको ऐसी सिचुएशन आएगी, या तो आपकी जब भी डेथ हो जाएगी या कोई ऐसी सर्टेन डिसेबिलिटी आ जाएगी या कोई फिर आपकी पर्टिकुलर एज आने के बाद आपको लम सम अमाउंट आपको पे करती है, दैट इज एक्सपायरी ऑफ अ सर्टेन पीरियड। Thus, a person is sure that a specified amount will be given to him when he attains a certain age, or that his dependents will get that sum in the event of his death। मान लीजिए कि हमने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कराई, ठीक है। अब उस पॉलिसी की हमने ड्यूरेशन डाली है 50 ईयर्स बाद आपको इतना पैसा मिलेगा, या फिर जब आप 60 ईयर्स के हो जाएंगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा, या तो पूरी एज होने के बाद आपको पैसा मिलता है, या फिर उस ड्यूरेशन के बीच में आपकी डेथ हो गई तो उस केस में क्या होगा, जो आपके डिपेंडेंट्स होंगे, जैसे मान लीजिए फादर की डेथ होती है तो जो उनकी वाइफ होंगी, उनके जो चिल्ड्रन होंगे, उनको वो पॉलिसी का अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। This agreement or contract which contain all the terms and conditions is put in writing and such document is called the policy, ठीक है। जितना भी सब कुछ होता है, जितना भी जो प्रॉमिस करते हैं इंश्योरेंस कंपनी प्रोटेक्शन देने के लिए, जो भी जितने भी सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरेंस कंपनी के बीच में और इंश्योर्ड जो होता है उसके बीच में, जितनी भी सब बातचीत होती है तो उसको एज अ पॉलिसी में, एज अ रिटन एग्रीमेंट में कराना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं पॉलिसी, दैट इज इंश्योरेंस पॉलिसी। द पर्सन हुज लाइफ इज इंश्योर्ड, जो पर्सन जिसकी लाइफ इंश्योर हो रही है, जिसको प्रोटेक्शन मिल रही है, वो क्या कहलाता है, अश्योर्ड। द इंश्योरेंस कंपनी इज अ इंश्योरर, जो प्रोटेक्शन देता है, देखिए जो पॉलिसी करता है वो कौन होता है, इंश्योरेंस कंपनी, दैट इज इंश्योरर। एंड द कंसिडरेशन पेड बाय द अश्योर्ड इज अ प्रीमियम, ठीक है। और उसके बदले में जो अश्योर्ड जो सर्टेन सम ऑफ मनी जो पे करता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रीमियम। द प्रीमियम कैन बी पेड पीरियडिकली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। इसको हम इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। This insurance provides protection to the family at a premature death or gives adequate amount at old age when earning capacities are reduced। हमने अभी पढ़ा है कि मान लीजिए या तो कोई एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि हाँ ये जब आप 60 साल के हो जाएंगे तब आपको इस पॉलिसी का पैसा मिलेगा। मान लीजिए उस ड्यूरेशन के बीच में डेथ हो जाती है तो उसका पैसा उनके डिपेंडेंट्स को मिलता है, ठीक है। द इंश्योरेंस इज नॉट ओनली अ प्रोटेक्शन but is a sort of investment because a certain sum is returnable to the insured at the time of the death or at the expiry of a certain period। देखो हम इंश्योरेंस को सिर्फ प्रोटेक्शन ही नहीं बोल सकते हैं, बल्कि हम अपना एक इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं कि भाई हम अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन हमारा रिटायरमेंट हो जाएगा, लेकिन जब हम बूढ़े हो जाएंगे, जब हमारी कैपेसिटी इतनी नहीं रहेगी कमाने की, और जब हमारी डेथ हो जाएगी तब वो पैसा हमें मिलेगा, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस ऑल्सो encourages savings as the amount of premium has to be paid regularly if thus provides a sense of security to the insured and his dependents, ठीक है। एक तरीके से हमें क्या होता है, सिक्योरिटी मिलती है। मान लीजिए हमें टेंशन नहीं रहेगी कि हाँ अगर हमारी डेथ हो भी गई तो हमारे जो पीछे जो डिपेंडेंट्स हैं उनको उसका पैसा मिल जाएगा, ठीक है। द जनरल प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस डिस्कस इन द प्रीवियस सेक्शन अप्लाई to life insurance also with a few exceptions। The main element of life insurance contract है, कुछ main elements है। सबसे पहला है the life insurance contract must have all the essentials of a valid contract। हमने पहले भी इसके प्रिंसिपल में हम लोग पढ़ चुके हैं कि at most good faith होना चाहिए, certain elements like offer and acceptance, free consent, capacity to enter into a contract,
lawful consideration and lawful object must be present for the contract to be valid. हमने पहले भी डिस्कस किया था भी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करना चाहते हैं, हम लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं, तो ये कुछ इसमें एलिमेंट्स होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है. मान लीजिए जैसे इंश्योरेंस कंपनी ऑफर करती है, अपने पूरा बताती है कि हमारी पॉलिसीज में ये सब लिखा हुआ है. एक्सेप्टेंस करना किसका काम होता है? अदर पर्सन का, इंश्योर्ड का, जो पॉलिसी कराना चाहता है. फ्री कंसेंट होता है किसी के दबाव में आके हमें पॉलिसी नहीं लेनी. अगर आपको समझ में आता है तो आप पॉलिसी करवाइए, अदरवाइज कोई कंपनसेशन आपके ऊपर नहीं है. कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, भाई इंश्योरेंस कंपनी ने उनके पूरे आपको रूल्स एंड रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशन बताई. इफ यू वर एग्री, ठीक है, अगर आप करना चाहते हो, उस कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहते हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट कराइए, अदरवाइज कोई कंपनसेशन आपके ऊपर नहीं है. लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उसके पीछे आपके इंश्योरेंस पॉलिसी के लेने के पीछे आपका कोई ऐसा कोई आपका मकसद नहीं होना चाहिए जो भी लॉफुल नहीं हो, या फिर आप कुछ और तरीके से कुछ अपने बिहेव ना करें जिससे कि वो अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए. सेकंड है इसका द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ. हमने पहले भी पढ़ा था. द एश्योर्ड शुड बी हॉनेस्ट एंड ट्रूथफुल इन गिविंग इंफॉर्मेशन टू द इंश्योरेंस कंपनी. हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो पर्सन इंश्योरेंस लेता है, दैट इज इंश्योर्ड जो होता है, उसको जितनी भी प्रॉब्लम्स है उस सबको ट्रुथफुल तरीके से बताना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को. उसको बिल्कुल हॉनेस्टली काम करना पड़ेगा. वो कुछ भी ऐसा ना हो कि वो छुपा करके बैठ जाए. ही मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट अबाउट हिज हेल्थ टू दी इंश्योरेंस. मान लीजिए आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, अगर उससे पहले हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले आपको कोई बीमारी है या कोई आपका ऑलरेडी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आपको सब कुछ डिस्क्लोज करना पड़ेगा. किसको? इंश्योरेंस कंपनी को. इट इज ड्यूटी टू डिस्क्लोज एक्यूरेटली ऑल मटेरियल फैक्ट्स नोन टू हिम इवन इफ द इंश्योरर डज नॉट आस्क हिम. भले ही इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरर आपसे ना पूछे, फिर भी आपकी ड्यूटी बनती है कि आपको सब कुछ डिस्क्लोज करना पड़ेगा टू द इंश्योरेंस कंपनी. थर्ड है आपका इन लाइफ इंश्योरेंस the insured must have an insurable interest in the life insured, sorry in the life assured, मतलब आपका एक insurable interest होना भी वहाँ पे जरूरी है. विदाउट इंश्योरेबल इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस वाइड. अगर आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है पॉलिसी लेने में, तो उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वाइड हो जाएगा, मतलब इलीगली हो जाएगा. इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस insurable interest must be present is affected. It is not necessary that the insured should have an insurable interest at the time of maturity also. अब देखो लाइफ इंश्योरेंस के केस में क्या होता है, जब आप पॉलिसी ले रहे हैं तब तो आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना उस टाइम पे जरूरी है, लेकिन जब वो पॉलिसी मैच्योर होती है तब आपका भले ही वहाँ पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट ना हो, क्योंकि उस टाइम पे अगर आपकी डेथ ही हो जाएगी तो उस टाइम पे अपना इंश्योरेबल इंटरेस्ट कैसे दिखाएंगे आप? ठीक है. It is not necessary that the assured should have an insurable interest at the time of maturity also. For example, a person is presumed to have an interest in his own life and every part of it. A creditor has an insurable interest in the life of his debtor, and a proprietor of a drama company has an insurable interest in the lives of the actors. भाई ये सब कुछ एग्जाम्पल है. भाई जैसे जो क्रेडिटर होता है उसको इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा किसमें? इन द लाइफ ऑफ द डेटर. भी उसको उसका पैसा चुकाना है, ठीक है. जो प्रोपराइटर होगा ड्रामा कंपनी का, उसको इंश्योरेबल इंटरेस्ट किसमें रहेगा? उसके लाइफ ऑफ दी एक्टर्स में. कि आज अगर कोई डायरेक्टर है तो वो यही चाहेगा कि भाई मेरी कंपनी में जितने भी एक्टर्स हैं वो सही सब लोग सही रहे, ठीक है. उसका उनमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट रहेगा. अब आपका फोर्थ पॉइंट है लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमनिटी. हमने पहले भी पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमनिटी क्या होता है, जिसमें हमें क्लेम देना पड़ता है, इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम देना पड़ता है इन द इवेंट ऑफ लॉस. लेकिन जो लाइफ इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमनिटी नहीं होता है, क्योंकि आप क्या कर सकते हैं इसमें, जब अगर किसी पर्सन की डेथ हो गई तो आप उसको दोबारा तो जिंदा नहीं कर सकते, लेकिन जो यहाँ पे क्या होता है, जो पैसा होता है पॉलिसी का उसको हम क्या करते हैं, उसके डिपेंडेंट्स को पे करते हैं. इसलिए क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमनिटी नहीं होता है. The life of a human being cannot be compensated and only a specified sum of money is paid. ठीक है, आप दोबारा उसको नहीं लेकर आ सकते जिस पर्सन की डेथ हुई है, लेकिन आप उसके डिपेंडेंट्स को एक तरीके से कंपनसेट कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी को पे कर सकते हैं. दैट इज व्हाई द अमाउंट पेबल इन द इंश्योरेंस
on the happening of the event is fixed in advance. इसलिए जो भी अमाउंट हमें पे करना पड़ता है ड्यूरिंग द इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस में, वो अमाउंट फिक्स्ड होता है. The sum of money payable is fixed at the time of entry into the contract and a contract of life insurance therefore is not a contract of indemnity. इसलिए क्या होता है, जो contract of life insurance होता है वो contract of indemnity नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर हम किसको कंपनसेट करते हैं, डिपेंडेंट को करते हैं, जो कि जिस पर्सन की डेथ हो चुकी है उसके डिपेंडेंट्स को हम यहाँ पे कंपनसेट करते हैं. So that's all, student. This topic is finished here. The remaining portion we will discuss in the next lecture. Thank you.